अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान को नई चेतावनी दी है। हर बार जब ईरान हॉर्मुज जलडमरू नदी में जहाज पर हमला करता है तो अमेरिका ईरान के किसी पुल या पावर प्लांट को, जिसमें कैपिटल के पास के लक्ष्य भी हैं, नष्ट कर देगा। ईरान का कहना है कि वो जवाब में पूरे क्षेत्र में पुलों और ऊर्जा ढांचे पर हमला करेगा। अर्लियम प्लाच में ताजा तनावों पर रिपोर्ट कर रही है। अमेरिका ने 11वें दिन भी ईरान पर हमला किया। रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले साल 12 दिन की जंग के बाद ईरान ने अपने हजारों न्यूक्लियर सेंट्रीफ्यूज और संभवतः कुछ उच्च संवर्धित यूरेनियम को नतांज के पास बिग एक्स माउंटेन की भूमिगत सुविधा में स्थानांतरित किया है। इसके जवाब में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भूमिगत ठिकानों पर हमला करने की धमकी दे रहे हैं। राष्ट्रपति ने जोर देकर कहा कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को फिर से शुरू करने की कोशिश कर रहा है और चेतावनी दी कि उन प्रयासों से जुड़े किसी भी ठिकाने पर हमला किया जाएगा। हम उस इलाके पर बहुत जल्द हमला करेंगे और इसमें कोई वे इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। आप जानते हैं, आमतौर पर मैं ऐसा नहीं कहता। अगर मुझे लगता है वे कुछ कर सकते हैं तो मैं ऐसा ना कहता। हम उस इलाके पर बहुत जल्द हमला करने वाले हैं और बहुत जोरदार तरीके से। ये चेतावनी ऐसे समय आई है जब पेंटागन को कांग्रेस में संघर्ष पर कड़े सवालों का सामना करना पड़ रहा है, जो अब 5वें महीने में है। सेनेट की सुनवाई में अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ ने खुलासा किया कि इस युद्ध ने अमेरिका को पहले ही $37.5 अरब की लागत दी है। हेग्सेथ ने हार्मुज जलडमरू मध्य में अमेरिकी सैन्य अभियानों का भी बचाव किया, जहां ईरानी बल लगातार तनाव कम करने के प्रयासों के बावजूद वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाते रहते हैं। इस समय हमारे पास सभी ईरानी जहाज और ये प्रभावी है। लेकिन विधायकों ने कहा कि प्रशासन के पास अभी भी जीत का स्पष्ट रास्ता नहीं है। सर, नाकाम आप हैं। वे पुरुष और महिलाएं नहीं जो उस मोर्चे पर हैं। वे पुरुष और महिलाएं नहीं जो सम्मान और गरिमा के साथ अपना फर्ज निभाते हैं। लेकिन अगर जीतने की योजना नहीं है, वे खतरे में हैं। उनके नेताओं ने उन्हें निराश किया है। ईरान ने चेतावनी दी कि उसके परमाणु ठिकानों पर फिर हमला हुआ तो वो जवाबी कार्रवाई करेगा। लेकिन इस बीच वो क्षेत्र भर में अमेरिका के सहयोगियों पर हमले जारी रखे हुए हैं, खासकर जॉर्डन, कुवैत और जॉर्डन की सेना का कहना है कि ईरान ने देश की ओर 6 मिसाइलें दागी। आईडीएफ का कहना है कि इजराइल पर कोई मिसाइल नहीं दागी गई है। हालांकि जॉर्डन की सीमा के पास दक्षिणी शहर एलात में धमाकों की आवाज सुनी गई। इजराइल अगले कदम पर सोच रहा है। वहीं वॉशिंगटन तय कर रहा है कि तनाव बढ़ाना है या युद्ध विराम की ओर बढ़ना है। हमारे साथ दाना स्ट्रॉल हैं, जो मध्य पूर्व के लिए रक्षा विभाग में पूर्व उप सहायक सचिव और वॉशिंगटन इंस्टीट्यूट फॉर नियर ईस्ट पॉलिसी में रिसर्च डायरेक्टर हैं। दाना, आइजवास न्यूज पर स्वागत है। मैं राष्ट्रपति ट्रंप के नए निर्देश से शुरुआत करना चाहती हूँ। उन्होंने बार बार पावर प्लांट्स और पुलों को निशाना बनाने की धमकी दी है। अब कहते हैं ये आदेश है कि होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर हर हमले के बदले एक पुल या पावर प्लांट पर हमला किया जाएगा। ये निर्देश कितना महत्वपूर्ण है? क्या ये बदलाव वाकई में संचालन के स्तर पर बड़ा है? देखिए, सबसे पहले तो राष्ट्रपति ट्रंप के बयानों और धमकियों के साथ एक चुनौती ये है कि वो लगातार इस तरह की धमकियां देते हैं, लेकिन बाद में उन पर अमल नहीं होता। साफ है कि उन्हें लगता है कि उनके कदमों से बयानबाजी तेज हो रही है और ईरानी शासन पीछे हट जाएगा। हमने महीनों से देखा है कि सिर्फ धमकियां देने पर तेहरान से और धमकियां मिलती हैं। दूसरा, अमेरिका पहले ही हमलों का दायरा बढ़ाकर इन बुनियादी ढांचे वाले लक्ष्यों तक ले जा चुका है, खासकर बंदर अब्बास बंदरगाह के पास। पुलों, रेलवे लाइनों आदि को इसलिए निशाना बनाया जा रहा है कि उस रसद अवसंरचना पर चोट की जा सके, जिससे ईरानी सेना और आईआरजीसी को फिर से आपूर्ति मिलती है। असल में अमेरिकी सेना पहले ही ऐसे लक्ष्यों को निशाना बना रही है। इसी संदर्भ में बंदर अब्बास और आसपास कौन सी रणनीति अपनाई जा रही है? जिन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, वे इस बंदरगाह शहर को ईरान के बाकी हिस्सों से काटने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। क्या हमें लगता है कि ये बढ़ेगा या कम से कम अन्य शहरों या द्वीपों तक फैल सकता है अगर ये सैन्य तनाव जारी रहता है? अमेरिकी सेंटकॉम कह रहा है और समझा रहा है कि पिछले 11 रातों से जो हमले वे कर रहे हैं, उन अटैक्स का उद्देश्य ये है कि ईरान जिस बुनियादी ढांचे और क्षमताओं का इस्तेमाल हॉर्मुज जलडमरू मध्य में नौवहन की स्वतंत्रता को खतरे में डालने के लिए करता है, उन्हें कमजोर किया जा सके। तो तटीय रडार गोदाम, बैनर, बंदर अब्बास जो एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है जिसे ईरान से आ रहे कई खतरों को अंजाम दिया जा रहा है, ये हफ्तों
महीनों तक वगैरह चल सकता है। सवाल ये है कि जैसे जैसे ये बढ़ता है और बंदरगाह के रसद ढांचे तक और ईरान के भीतर और आगे तक फैलता है, उन लक्ष्यों के बारे में पहली बात, उनके नागरिक और दोहरे उपयोग से जुड़े निहितार्थ भी हैं। ये केवल ईरान की सैन्य या असममित क्षमताओं को ही दंडित नहीं कर रहा है। और दूसरी बात, हमने पहले ही देखा है कि ईरान ने अपनी सैन्य हमलों के दायरे को बढ़ाकर जवाब दिया है। तो समुद्री पानी को मीठा बनाने वाले संयंत्र, अकाबा और जॉर्डन वगैरह, और जैसे जैसे ये बढ़ता है, दोनों पक्ष तनाव नियंत्रित कर पाए या नहीं और नागरिकों पर असर कम कर पाएंगे या नहीं, यही बड़ा खुला सवाल है। क्या ऐसे संकेत हैं कि ये सैन्य तनाव वास्तव में शासन की बातचीत की स्थिति को किसी भी तरह से प्रभावित कर रहा है? खैर, इस बारे में विरोधाभासी रिपोर्टें हैं। मुझे लगता है कि एमओयू से लेकर अब तक की स्थिति की एक अनोखी बात यह है कि हमारे पास अभी भी पर्दे के पीछे सक्रिय मध्यस्थ हैं, जो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या तनाव कम करने का कोई रास्ता है, और ऐसे तरीके जिनसे संयुक्त राज्य अमेरिका, ट्रंप प्रशासन और ईरानी शासन सभी वर्तमान में चल रहे तनाव के चक्र से बाहर निकल सकें। और ऐसी रिपोर्टें हैं कि ईरानियों ने कुछ प्रस्ताव रखे हैं, और इस युद्ध से पहले भी ईरान के पिछले व्यवहार को देखते हुए ये बात हैरान करने वाली नहीं होनी चाहिए कि वे ऐसे प्रस्ताव पेश कर रहे हैं जो उनके लिए अनुकूल हैं और जो संयुक्त राज्य अमेरिका को बाहर निकलने का रास्ता देते हैं। और ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों से हमने जो सुना है वो ये है कि ये प्रस्ताव इनकी कोई कीमत नहीं है और ये वास्तव में मौजूदा तात्कालिक मुद्दों को हल नहीं करते, जो कि ईरान की होर्मुज जलडमरू मध्य में पारदमन पर नियंत्रण की जिद और क्षेत्र को धमकी देना है। और अगर ईरान इन बातों से पीछे हटने वाला नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि ट्रंप प्रशासन इस समय कूटनीति का रास्ता अपनाएगा। तो अगर संयुक्त राज्य अमेरिका इस सैन्य दबाव को और बढ़ाता है और तनाव को बढ़ाता है, तो आपको किस बिंदु पर लगता है कि वे ईरान पर और अधिक सैन्य दबाव डालने के लिए इजराइल या खाड़ी के अन्य क्षेत्रीय सहयोगियों की ओर रुख करेंगे? मुझे लगता है ये एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिस पर ध्यान देना चाहिए। ईरानियों ने अब तक इजराइल को निशाना बनाने से बचने में सूझबूझ दिखाई है, और क्योंकि अब अमेरिकी सेना की उपस्थिति मध्य पूर्व के पूर्वी हिस्से में नहीं बल्कि जॉर्डन, सऊदी अरब और इजराइल में है, शासन लगातार अमेरिकी सैन्य बलों को उनके कार्यों के लिए निशाना बनाकर दंडित करने की कोशिश कर रहा है। मुझे लगता है कि ये सिर्फ समय की बात है जब इजराइल इसमें शामिल होगा, लेकिन ईरान जानता है कि आईडीएफ क्या कर सकता है। वे जानते हैं कि जब अभियान अपने चरम पर था और अमेरिका व इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला किया था, तो वे हमले कितने विनाशकारी और गंभीर थे, और इससे निश्चित रूप से ईरान को और गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। और इसलिए इस समय उन्होंने अपने हमले इजराइल से बचने के लिए सावधानी से तय किए हैं। ईरान में बचे लक्ष्यों की सूची देखकर हम राष्ट्रपति ट्रंप को फिर से पिकैक्स माउंटेन को निशाना बनाने की धमकी देते सुनते हैं। ऐसी कार्रवाई में वास्तव में क्या-क्या शामिल होगा, खासकर जब बात इस भूमिगत सुरंग परिसर को, जो परमाणु सुविधा के पास है, निशाना बनाने और उस पर हमला करने की हो। पिकैक्स माउंटेन, जैसा आपने बताया, पहाड़ के नीचे गहराई में स्थित है। ये काफी किलेबंद ठिकाने हैं। ये काफी हद तक उन अभियानों के समान है जो संयुक्त राज्य अमेरिका ने पिछले साल 12 दिन के युद्ध के दौरान किए थे, जब उसने फोर्डो और नतांज को निशाना बनाने के लिए इजराइल के अभियानों में भाग लिया था। तो सबसे पहले अमेरिकी सेना के पास निश्चित रूप से वो क्षमता और हथियार हैं जिनसे वो पिकैक्स माउंटेन को निशाना बना सकती है और नष्ट कर सकती है, अगर राष्ट्रपति ट्रंप ऐसा करने का प्रस्ताव दें या इसके लिए प्रतिबद्ध हों और अपनी धमकियों को अंजाम दें। और बाकी सैन्य लक्ष्यों के संदर्भ में हजारों सैन्य लक्ष्य बाकी हैं। तो पिकैक्स माउंटेन को छोड़कर सेंटकॉम ये अभियान हफ्तों या महीनों तक चला सकता है। डाना स्ट्रॉन्ग, i20 न्यूज पर आने और जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद। खाड़ी क्षेत्र ईरानी हमलों का खामियाजा भुगतता जा रहा है। ईरानी हमलों के बाद कुवैत में बिजली राशनिंग की जा रही है, क्योंकि बिजली और पानी की सुविधाओं को निशाना बनाया गया है। बहरीन में फिर से हवाई हमले के सायरन बज उठे जब बहरीन ने ईरानी हमलों की एक और लहर को रोक लिया। बहरीन में अमेरिका की नौसेना का 5वां बेड़ा है, लेकिन ये सुरक्षा साझेदारी इस द्वीप को बार बार हमलों का निशाना बना रही है। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ फातिमा अल हलबी, शिराका में गल्फ अफेयर्स की निदेशक मनामा से जुड़ी हैं। फातिमा, i24 न्यूज पर जुड़ने के लिए धन्यवाद। मैं जानना चाहती हूँ कि हाल के दिनों में आपका अनुभव कैसा रहा। ईरान दावा करता है कि वो अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है, लेकिन इस समय बहरीन में आम नागरिकों का जीवन कैसा है? मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद। बिल्कुल, हाल ही में जिंदगी अप्रत्याशित हो गई है।
हमने कभी नहीं सोचा था कि हमें सायरन सुनाई देंगे। अधिकतर दिनों में मिसाइलें और ड्रोन हमारे घरों के ऊपर उड़ते रहते हैं। ये वो जिंदगी नहीं है जिसकी हमें बहरीन में आदत थी। जैसा आपने कहा, ईरान कहता है कि वे अमेरिकी ठिकानों पर हमला कर रहे हैं। बहरीन बहुत छोटा और घनी आबादी वाला है। यहाँ से आप सब कुछ देख और सुन सकते हैं। और दुर्भाग्यवश ज्यादातर समय निशाना अमेरिकी ठिकानों की तरफ नहीं होता है। मेरी राय में शायद 90% अमेरिकी ठिकानों को निशाना नहीं बनाया गया था और हम इसे अपने घरों से देख सकते थे। और बहरीन के किसी भी हिस्से से आप देख सकते हैं कि ईरानी मिसाइलें और ड्रोन अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, बहरीन में ऊर्जा सुविधाओं पर हमला करते हुए, नागरिक ठिकानों, घरों और कुछ होटलों को। जैसा कि आपने बताया, ईरान पहले से ही इन नागरिक बुनियादी ढांचों को निशाना बना रहा है, जबकि वे दावा करते हैं कि वे ऐसा नहीं कर रहे हैं। अब ईरान अपनी बयानबाजी बढ़ा रहा है और खुलेआम क्षेत्र के पुलों व ऊर्जा ढांचे को निशाना बनाने की धमकी दे रहा है। बहरीन इस संभावना के लिए कैसे तैयारी कर रहा है? क्या कोई तैयारियां चल रही हैं? बहरीन प्रशासन ने शुरू से ही फोन और सड़कों के जरिए सायरन बजाना शुरू कर दिया है और हमारे पास बहुत सारी हिदायतें हैं कि अगर ऐसा कुछ होता है तो हमें क्या करना चाहिए। सच कहूं तो हमें अपनी सरकार, नेतृत्व और रक्षा तंत्र पर पूरा भरोसा है। हमने देखा है कि बहरीन पे हमला करने वाली कितनी मिसाइलें और ड्रोन्स को रोका गया है। सच कहूं, उन्होंने कमाल का काम किया है और हमें उन पर पूरा भरोसा और विश्वास है कि वे इसी तरह आगे भी जारी रखेंगे, हमारे देश की रक्षा करते रहेंगे। इसका जल्द रुकने का संकेत नहीं है। बहरीन के लोग चाहते हैं कि ये युद्ध किस तरह आगे बढ़े और आखिरकार कैसे खत्म हो। सच कहूं तो इतने सारे लोग जो हर दिन मिसाइलें और ड्रोन देखकर डरे हुए हैं, वे चाहते हैं कि ये सब अब हमेशा के लिए खत्म हो जाए। मुझे लगता है ईरान कभी अपनी बातों पे नहीं टिका। पिछले कुछ महीनों में इतने सारे लोग और भी ज्यादा लोग असल में अमेरिकी सेना के हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं ताकि ये सब एक बार में हमेशा के लिए खत्म हो जाए। इस क्रूर शासन को खत्म करने के लिए जो लगातार बहरीन और बाकी खाड़ी देशों पर हमला करता रहता है। क्या खाड़ी देश अभी भी इन ईरानी हमलों के जवाब में बटे हुए हैं? हमने देखा था कि अलग अलग खाड़ी देशों की प्रतिक्रियाएं अलग अलग थी, लेकिन अब जब ईरान अपने हमलों का दायरा बढ़ाता जा रहा है तो ऐसा लगता है क्या कुछ खाड़ी देश अब अधिक एकजुट हो रहे हैं? सच कहूं तो हमने अब ये बहुत ज्यादा होते हुए देखा है कि खाड़ी देश वाकई एक साथ आ रहे हैं और एकजुट होकर खड़े हो रहे हैं। शुरुआत से ही आप देख सकते हैं कि हर खाड़ी देश निंदा कर रहा है और हर उस देश के साथ खड़ा हो रहा है जिस पर हमला होता है। हाल ही में कुवैत और बहरीन के साथ बाकी खाड़ी देशों की तुलना में ज्यादा एकजुटता दिखी है। पूरा खाड़ी क्षेत्र बहरीन और कुवैत के साथ एकजुट है, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ खाड़ी देशों की रणनीतियां अलग अलग हैं कि उन हमलों के खिलाफ कैसे खड़ा होना है। आप समझ रही हैं? फातिमा अल हल्बी हमारे साथ 24 न्यूज पर जुड़ने और बहरीन के अंदर इस समय वास्तव में क्या हो रहा है इस पर अपना नजरिया साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।